हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर सेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मौर्योत्तर काल। ये टॉपिक महत्वपूर्ण है आईएएस, पीसीएस, जेआरएफ नेट, पीजीटी, टीजीटी और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए। हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जेआरएफ नेट, पीजीटी, टीजीटी के लिए आप उनमें एनरोल्ड हो सकते हैं। आइए क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे प्रभावशाली राज्य था? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चोला, ऑप्शन डी चालुक्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सातवाहन। सातवाहन के बारे में जरा आप एक मिनट देख लीजिएगा। ये वंश BCE से लेकर 250 ADE के बीच में रहा। इस वंश का संस्थापक फाउंडर सिमुक था। ये वंश ब्राह्मण वंश था। सातवाहन ब्राह्मण थे। इनकी कैपिटल पैठन या प्रतिष्ठान थी। ये महाराष्ट्र में है। इसके अन्य प्रमुख शासकों में शातकर्णी, हाल, गौतमी पुत्र शातकर्णी, यज्ञश्री, ये कुछ प्रमुख शासक थे। अगला प्रश्न, दूसरी ईस्वी की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण ने रोम साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। ऑप्शन ए अफ्रीकी व्यापार पर, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोपीय व्यापार पर, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर, ऑप्शन डी मध्य पूर्वी व्यापार पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। जब हूण आक्रमण से रोम साम्राज्य समाप्त हो गया तो प्रश्न में पूछा गया है भारतीय व्यापारी किस व्यापार पर निर्भर हो गए? दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर। उससे पहले हमारा रोम के साथ सिल्क रूट के माध्यम से व्यापार हो रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान शिल्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? ऑप्शन ए मौर्य मूर्तिकला, ऑप्शन बी मथुरा मूर्तिकला, ऑप्शन सी भरूच मूर्तिकला, ऑप्शन डी गांधार मूर्तिकला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गांधार मूर्तिकला। जब हम लोग आर्ट एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब सारे ही मूर्तिकला और जितने भी इस तरह के एस्पेक्ट होते हैं उनको टेस्ट सीरीज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न, ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? ऑप्शन ए बैक्ट्रिया, ऑप्शन बी सीथिया, ऑप्शन सी जोड्रेशिया, ऑप्शन डी एरिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बैक्ट्रिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन ए रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन बी शक संवत का प्रारंभ, नंबर 3 तख्त ए वही अभिलेख, नंबर 4 विक्रम संवत का प्रारंभ। इनका कूट दिया गया है, उसको एक बार देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन डी दिया है। ऐसे प्रश्न आए
तो कृपया करके उनका डेट आप मेंशन करने का प्रयास करें, फिर उसके बाद उनको क्रम से मिलाएं। जैसे रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख आपका 150 एडी में पड़ेगा। ठीक है। शक संवत अच्छी तरह आप जानते हैं 78 एडी। तख्ते वही अभिलेख, ये पहलव शासक गोंडोफर्नीज, मैं नाम लिख देता हूं, इसके समय का है, इसका काल, इसका टाइम पीरियड ये माना जाता है 20 से 41 एडी। तो ये इसका टाइम पीरियड ये होगा। विक्रम संवत 57 BC। तो कालानुक्रम से मिलाएंगे तो सबसे पहले आपका 4 नंबर आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इन प्रश्नों को जरा ध्यान से करें, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में विकल्प जो होते हैं बड़े नियर दिए जाते हैं, इस वजह से बड़े पास का मामला हो जाता है। अगला प्रश्न, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कहां से कहां तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? ऑप्शन ए अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल, ऑप्शन बी अरब सागर से भूमध्य सागर तक, अरेबियन सी टू द मेडिटेरियन सी, ऑप्शन सी लाल सागर से बैक्ट्रिया तक, फ्रॉम रेड सी टू बैक्ट्रिया, ऑप्शन डी लाल सागर से भारत तक। ठीक है, ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी कहां से कहां तक की समुद्री यात्रा का वर्णन करता है? ये करता है लाल सागर से भारत तक की यात्रा का वर्णन, ऑप्शन डी। जरा एक बार पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी को देखते हैं, ये बुक के बारे में। ये बुक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। ये जो इरिथ्रियन शब्द है इसका अर्थ होता है रेड सी। अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे, ठीक है, उससे आगे पश्चिम की तरफ आगे बढ़ेंगे तो आपको रेड सी दिखाई देगा, लाल सागर दिखाई देगा, जिसका कलर एक शैवाल या एल्गी के कारण रेड है। आइए, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा 80 से लेकर 115 ईस्वी के बीच में यूनानी भाषा में लिखित एक पुस्तक है। इसका राइटर एक अज्ञात ग्रीक नाविक है, ध्यान रखिएगा। इसमें भारत के 24 बंदरगाह या पोर्ट का उल्लेख किया गया है। ये बंदरगाह पूर्व में बंगाल से लेकर सुदूर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक फैले हुए थे। अगला प्रश्न, सातवाहनों की शासकीय भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सातवाहना? ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी महाबलीपुरम, ऑप्शन डी तक्षशिला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्राकृत। अगला प्रश्न, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन ए विद्या और अध्ययन के लिए, स्टडी एंड लर्निंग, ऑप्शन बी वाणिज्य और व्यापार के लिए, कॉमर्स एवं ट्रेड, ऑप्शन सी कला और शिल्प के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, सभी के लिए। जरा तक्षशिला को हम लोग मैप में देखते हैं। ये आप देखिएगा, तक्षशिला यहाँ आपको दिख रहा होगा। ये तक्षशिला एक सेंटर पॉइंट था नॉर्थ वेस्ट से और भारत के मध्य में। तो ये विद्या और अध्ययन का भी केंद्र था, व्यापार और वाणिज्य का भी केंद्र था, कला और शिल्प का भी केंद्र था। अगला प्रश्न,
पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी का लेखक था? ऑप्शन ए स्ट्रैबो, ऑप्शन बी एक अज्ञात यूनानी लेखक, मैं अभी बता ही चुका हूं, आंसर इसका यही होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कुषाण काल में किन देशों से भारत का सबसे अधिक व्यापार संबंध था? ऑप्शन ए रोम साम्राज्य, रोमन एम्पायर, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी मध्य एशिया सेंट्रल एशिया, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया साउथ ईस्ट एशिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रोम साम्राज्य, रोमन एम्पायर के साथ। अगला प्रश्न, कुषाणों का काल धर्म, साहित्य, कला, विदेशी व्यापार तथा संबंधों में महत्वपूर्ण विकास का प्रत्यक्षदर्शी है। इस कथन के प्रकाश में निम्न में से कौन सा एक युग कुषाण काल से संबंधित नहीं है? ऐसे प्रश्न आए नहीं है तो जरा ध्यान से पढ़ें। इसमें आपको वो युग छांटना है, चूज करना है जो कुषाण काल से संबंधित नहीं है। प्रश्न को समझिए। ऑप्शन ए महायान बौद्ध मत, गांधार कला, ये भी कुषाण काल से संबंधित है। नागसेन, मिलिंद-पनो, ऑप्शन सी चरक संहिता, नागार्जुन, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम रेशम मार्ग, कश्यप, मातंग। यहां ऑप्शन बी नागसेन और मिलिंद-पनो, मैंने आपको बताया था ये इंडो ग्रीक शासक के बारे में बात की गई है, मिनांडर के बारे में, बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा। तो यही कुषाण काल का नहीं होगा, कुषाण काल से यही संबंधित नहीं होगा। और सारे ए भी संबंधित है, सी भी संबंधित है और डी भी संबंधित है कुषाण पीरियड से। तो इसका सही आंसर है नहीं के अनुसार नागसेन, ऑप्शन बी। ये इंडो ग्रीक शासक के समय की घटना है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इस ग्रंथ में पश्चिम एशिया से मोरों के निर्यात का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी दीपवंश, ऑप्शन सी बबेरू जातक, ऑप्शन डी यवन जातक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बबेरू जातक। ये प्रश्न कई बार आईएएस, पीसीएस और जेआरएफ नेट या पीजीटी, टीजीटी में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए? ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी इंडो ग्रीक हिंदयवन, ऑप्शन डी गुप्ता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंडो ग्रीक। सर्वप्रथम गोल्ड कॉइन इन्होंने ही चलाए, इंडो ग्रीक शासकों ने। अगला प्रश्न, बेसनगर स्तंभ अभिलेख में किसे भागवत कहा गया है? ऑप्शन ए डियोन, ऑप्शन बी हेलियोडोरस, ऑप्शन सी एंटियालकीड्स, ऑप्शन डी भागवत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हेलियोडोरस। इसका एक्सप्लेनेशन जरा देखते हैं। शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में हिंद यवन शासक यूक्रेटाइड वंश के एंटियालकीड्स ने एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, जिसने विदिशा या बेसनगर में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया, जिस पर वासुदेव का नाम अंकित कराया और स्वयं ही भागवत की उपाधि धारण की। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई तरह से पूछा गया है, इसी वजह से मैंने इसको एक्सप्लेनेशन में आपको दिया है। ये यूक्रेटाइड वंश ये कुछ अलग है, इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। अगला प्रश्न, शाही उपाधि कैसर किससे उद्भूत थी? ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी सीथियन, ऑप्शन सी चीनी, ऑप्शन डी रोमन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रोमन से। ये कैसर की उपाधि रोमन टाइटल से ली गई है। ये कुछ प्रश्न थे मौर्योत्तर काल के,
आपने हमारा वीडियो देखा, बहुत अच्छा लगा जान के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।